जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ व्यवसायिक अध्ययन जिससे कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के वीडियोस देखे होंगे, 11वीं के, 12वीं के, 10वीं के। अब क्योंकि मैथ्स के काफ़ी सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अब थोड़े से अपने आयाम को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम दायरे को थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। इससे पहले 9th और 10th के भी हम लोगों ने साइंस की वीडियोस अपलोड किए थे। तो अब जो दोस्तों जो एडिशनल जो सब्जेक्ट मैं अपने इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ वो है बिजनेस स्टडीज़, वो भी क्लास 12th का। बच्चों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 11वीं क्लास में एकदम नए सब्जेक्ट के तौर पर आपके सामने पेश हुआ था। इससे पहले एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने इसको कभी भी नहीं पढ़ा था। जो मुख्य रूप से आपके सब्जेक्ट होते थे, कोई लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST, आपकी मैथ्स आ जाती थी, साइंस आ जाती थी, लेकिन BST, इकोनॉमिक्स, ऐसे आपका अलग से कोई पूरा एक सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है। तो दोस्तों 11वीं में नया आपके सामने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब 12वीं की बात की जाए दोस्तों, तो 12वीं में देखो ऐसा है, 12वीं क्लास की जो पूरी BST है, बिजनेस स्टडीज़ है भाई, वो इसमें एक टर्म है मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट टर्म को बेटा ये पूरी 12वीं क्लास इन लोगों ने समर्पित कर रखी है। यहाँ पर मैनेजमेंट क्या चीज़ है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और फाइनेंस में, मार्केटिंग में भैया मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 12वीं क्लास में देखना है। बात की जाए बच्चों कि 11वीं क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था यार, 11वीं क्लास की जो बिजनेस स्टडीज थी उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों वहाँ पर जो सब कुछ, जो पूरे जितने भी चैप्टर थे, उन सभी चैप्टर में बेटा आप लोगों ने यही सीखा था कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो मेन फोकस जो था बेटा 11वीं क्लास की BST में, वो यही था भाई। वहाँ पर आप लोगों ने देखा भाई कि कैसे हम किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बिजनेस का मीनिंग एक्चुअल में है क्या, बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में, व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार, इन तीनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो चीज़ें आप लोगों ने देखी। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने देखा दोस्तों कि किसी भी बिजनेस के जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा वहाँ पे, और वहाँ पे स्टॉक शेयर्स की बातें आप लोगों ने देखी थी यार, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप लोगों ने वहाँ पर ये देखा कि भैया हम किसी बिजनेस में फाइनेंस, जो हमारा पैसा होता है वो आता कहाँ से, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो फंड्स है वो कहाँ से रेज किए जा सकते हैं। तो फाइनेंस के जो डिफरेंट सोर्सेज थे बेटा वहाँ पर आप लोगों ने पढ़े थे भाई। ठीक है। साथ साथ आप लोगों ने कई सारी बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इस प्रकार की कई सारी बिजनेस सर्विसेज के बारे में आप लोगों ने वहाँ पर देखा था। तो ओवरऑल जो पूरा फोकस था भाई वो था कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट। अब व्यवसाय आप लोगों ने शुरू कर दिया है भाई, वो आप शुरू कर चुके हो, तो भाई अब उसका संचालन भी तो किया जाना है ना भैया। आप किसी भी बिजनेस को सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म तक कैसे उसको रन करते हो भाई, वो जो चीज़ें मेरे दोस्तों वो आप लोगों ने यहाँ पर 12वीं क्लास में पढ़नी है कि हाउ टू रन अ बिजनेस। किसी बिजनेस को आप कैसे लॉन्ग टर्म में भैया रन कर सकते हो भैया, लंबे समय तक, वो भी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली बेटा आपका जो बिजनेस है वो चलता रहे। जिस भी ऑब्जेक्टिव से आपने व्यवसाय की शुरुआत करी है, आपके ऑब्जेक्टिव बेटा आप उनको अचीव कर पाओ, वो कैसे पॉसिबल है। तो मेरे दोस्तों इस हाउ टू रन अ बिजनेस, इसके लिए ही मेरे दोस्तों हम लोगों को जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। अब ये मैनेजमेंट क्या चीज़ है मेरे दोस्तों, इसको समझने में बेटा हम लोगों ने अब पूरी एक किताब लगा देनी है। इसका कलर यार मैं चेंज कर देता हूँ, कलर इसका वाइट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों अब ये जो पूरी हमारी क्लास 12 की जो किताब है बेटा उसको हम लोगों ने इस मैनेजमेंट में पढ़ना है यार। ठीक है। क्लास 12 की जो बिजनेस स्टडीज़ है मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट में बेटा आपकी कुल मिला के 2 किताबें हैं, और उन 2 किताबों के जो टॉपिक्स हैं बेटा, जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट हैं, वो ऐसे हैं कुछ कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस को ही समर्पित कर दी गई है भाई पहली पूरी किताब। ठीक है ना। और वहीं अगर दूसरी किताब की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, इन 4 टॉपिक्स को बेटा दूसरी किताब समर्पित की गई है। और एक एक करके मेरे दोस्तों हम इन चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा कंटेंट टाइम टू टाइम यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, अब बिजनेस स्टडीज़ को ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ यार। ठीक है, अपने ही चैनल पे। ऑफलाइन तो हालांकि मैंने कई बार पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो देखिएगा, साथ में सीखते हैं चीज़ों को।
मतलब मैं भी सिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी, ठीक है। तो देखिए जो हमारी पहली जो पूरी यूनिट है यार, उसमें क्या कहता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट के बेसिक्स सीखने हैं दोस्तों, कि मैनेजमेंट का मीनिंग है क्या, उसके नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और जब मैनेजमेंट की बात करेंगे दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर है इसको भी मैं 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा यार, ठीक है। जो आज का ये जो पहला वीडियो है मेरे दोस्तों, वो मैंने समर्पित किया है मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को, कि भैया मैनेजमेंट का मीनिंग होता क्या है। देखिए अभी तो शुरुआत का समय चल रहा है यार, अभी मैं इन चैप्टर्स के डिटेल वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और जब एग्जाम टाइम आएगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपके पास वन शॉट वीडियोस भी बेटा आया करेंगे, कि भैया 40 मिनट्स में 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाए। अभी थोड़े से टाइम लेकर एक्सप्लेन किया करूंगा दोस्तों चीज़ों को। तो देखिए ये जो मैनेजमेंट है दोस्तों, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, तो इसमें देखो ये जो टर्म है ना मैनेजमेंट में भी इस मेंट को काट दो भाई, सिर्फ मैनेज की बात करो। ये जो मैनेज है यार, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रबंध, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट का, इंग्लिश में जैसे हिंदी में इसको अगर कन्वर्ट करना चाहे तो हिंदी में इसको बोला जा सकता है प्रबंधन। इंग्लिश में बोल रहे हैं मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। और उस मैनेजमेंट में से भी बेटा उस मेंट को हटा दो, सिर्फ मैनेज की बात कर रहे हैं यार, तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, प्रबंध। ये जो प्रबंध शब्द है यार, ये आप लोगों ने सुन रखा है, कई बार सुना हुआ आप लोगों ने। जैसे आप कालीन भैया को तो जानते ही होंगे, मिर्जापुर वाले कालीन भैया। अब इनका एक मीम भाई बहुत तगड़ा चला है, जिसमें कहते हैं कि हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बहुत तगड़े मीम बने थे यार। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपनी सखी के साथ घूमने के लिए जाना है और आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने दोस्त से कहते हो कि यार भाई कहीं से 1000 रुपये दिलवा दे, तुम्हारा दोस्त कहता है कि मैं कहाँ से दिलाऊं भाई, मेरे पास तो खुद नहीं है और कहाँ से दिलाऊं मैं, लेकिन तुम कहते हो यार कि प्लीज़ करना कुछ जुगाड़, तो तुम्हारा दोस्त क्या बोलता है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। आपको मार्केट में कोई नई वेब सीरीज चली है यार, जैसे होता है ना सेक्रेड गेम्स चल गई थी, मिर्जापुरी चल गई थी, ठीक है, और आपके पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है भाई, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप टेलीग्राम के पास जाते हो और उनसे बोलते हो कि सर कुछ करो ना, तो टेलीग्राम क्या बोलता है भाई, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। हमारा जो नोबिता भाई होता है भैया, शिजुका को भैया बहुत इंप्रेस करना होता है ना उसको, तो भैया सीधा डोरेमोन के पास पहुंच जाता है कि ओ नोबिता मुझे कोई ऐसा गैजेट दो ना जिससे कि मैं शिजुका को इंप्रेस कर पाऊँ। तो हमारा जो डोरेमोन होता है भाई, वो क्या बोलता है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो ये जो प्रबंध मेरे दोस्तों, ये जो प्रबंध है, इस प्रबंध का मतलब जो बेटा आप समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका मीनिंग है व्यवस्था करना, है ना, अच्छी व्यवस्था करना, ठीक है। अब देखिए मैनेजमेंट को देखो, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक रूम ये है और एक रूम ये है, 2 कमरे हैं दोस्तों आपके पास। इनको देखकर आप यही बता सकते हैं कि भैया इन कमरों में जो भी रहते होंगे, इन लोगों का मैनेजमेंट खराब है भाई। चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी हैं, पूरी गंदगी, भैया साफ सफाई कुछ है ही नहीं यहाँ पर यार, ठीक है। और उसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसको देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मजा आया। तो इसको देखकर आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ का मैनेजमेंट बढ़िया है, वहाँ का मैनेजमेंट बढ़िया है, और इधर का मैनेजमेंट ये खराब है भाई, ये खराब है यार, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ये जो मैनेजमेंट है ये एक इंटेंजिबल चीज़ है जिसको फील किया जा सकता है। हम किसी जगह जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि यार इन लोगों का मैनेजमेंट तो बड़ा सही है यार। और किसी ऐसे ऑफिस में जाते हैं भैया सर जहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी सरकारी बैंक में जा सकते हैं बेटा चाहे तो, आप क्या बोलते हैं आप लोग, यार इनका मैनेजमेंट बड़ा ही बेकार है। शायद बैंक के चक्कर अगर आप लोगों ने काटे होंगे किसी सरकारी बैंक के, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलता होगा। यकीन ना हो तो कभी SBI में बेटा चले जाना, ठीक है ना, और वहाँ पर कोई भी काम हो पता चल जाएगा बेटा, एक चक्कर यहाँ काटो, एक चक्कर वहाँ काटो, एक चक्कर यहाँ काटो, फिर वहाँ पे क्या होता है, यही बोलते हैं कि यार आप यही तो बोलते हो भाई इन लोगों का मैनेजमेंट बेकार है यार, ये लोग जनता की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं। वही HDFC में चले जाओ भाई, तो आप लोग क्या कहोगे, यार बड़ा सही मैनेजमेंट लोगों का, मतलब बिल्कुल हम लोग किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करवा रहे हैं, मतलब टाइम किसी चीज़ में नहीं लग रहा है यार, है ना। तो वही कहते हैं भैया हमें टाइम बच रहा है, वहाँ पे आप लोगों का टाइम जो कि सबसे कीमती चीज़ है, आपका पैसा बच रहा है भाई, वहाँ पे टाइम खराब नहीं हो रहा है। तो क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ मैनेजमेंट सही है, चीज़ मैनेजमेंट सही है वहाँ का, राइट। तो देखो दोस्तों ऐसा है ना मैनेजमेंट की। अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए होता क्या है ना दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना कामयाब लोगों की, तो कामयाब लोगों की बातों को सुनने वाले लोग होते हैं यार। जो बंदा अपने जीवन में हारा हुआ होता है, जो फेलियर होता है, उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता है यार। जो बंदा पॉजिटिव बातें करता है उनकी सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जो भैया नेगेटिव रहते हैं उनके सुनने वाले बहुत ही कम होते हैं यार। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मैं बिजनेस के ऊपर
एक किताब लिखना चाहता हूँ कि कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करो। अब भाई मैंने अपने ज़िंदगी में बिजनेस में कुछ खास उखाड़ा ही नहीं है, तो बताओ मेरी किताब को कौन पढ़ेगा? कोई भी, मेरे घर वाले भी नहीं पढ़ेंगे, शायद ही कोई जानकार भी ले उस किताब को। लेकिन वही मुकेश अंबानी बोले कि तुम्हें अगर अपने जीवन में कामयाब होना है तो कैसे हो, उसके ऊपर वो पूरी एक किताब लिख डाले, तो रातों रात भैया उनकी किताब की जो लाखों करोड़ों प्रतियां हैं, जो कॉपीज हैं, वो बिक जाएंगी। रतन टाटा कहते कि भैया अपने बिजनेस को सक्सेसफुली कैसे रन करना है, मेरी इस किताब में पढ़ो, तो भाई उनकी किताब तो रातों रात भैया एकदम बिक जाएंगी, बहुत ज़्यादा यार, है ना। तो ये जो कामयाब लोग होते हैं यार, कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग, जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उनकी किताब को पढ़ने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, उनकी बातों को सुनने वाले लोग बहुत सारे होते हैं यार। तो दोस्तों ऐसे ही बिजनेस में भी कई सारे, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने बिजनेस की फील्ड में काफ़ी योगदान दिया है यार। और उनमें बेटा शुरुआत की जाती है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर से। फोटो बेटा आपके सामने है। 1856 में यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया में जन्मे हैं भाई, ठीक है। और 1915 में बेटा ये इस विश्व को छोड़ के चले गए, धरती को छोड़ के चले गए, इनका स्वर्गवास हुआ। पर जो भी है, अपने 59 साल के अपने इस कार्यकाल में दोस्तों इन्होंने बिजनेस की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया यार। इनके पिता की बात की जाए तो फादर इनके थे लॉयर, भैया वो कानून वगैरह जानते थे भैया, लॉ की पढ़ाई इन्होंने कर रखी थी। तो बेटे भी भैया होशियार थे, इनके अंदर भी चुल जाएगी कि चलो ठीक है भैया मैं भी लॉ करता हूँ, ठीक है। होशियार तो थे ही, हार्वर्ड का टेस्ट दे डाला एंट्रेंस और वो क्लियर भी हो गया, ठीक है। कुछ टाइम वहाँ पर पढ़े, लेकिन भैया इनकी समस्या ये है ना, ये पढ़ाकू हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं। रात को पढ़ने की वजह से भैया इनकी आंखें खराब हो रही हैं। अब इस वजह से इन्होंने क्या किया, लॉ अपने फिर बीच में ही छोड़ दी, कह रहा भैया मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। दोबारा अपने घर आ गए। तो अब देखो उसके बाद क्या है, इन्होंने बोला यार अब कुछ काम तो सीखना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने आसपास की ही किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करना शुरू कर दिया और एकदम नीचे से इन्होंने काम सीखना शुरू किया। इन्होंने पैटर्न मेकर का काम पकड़ा, मशीन का काम सीखा और धीरे धीरे बेटा 6 महीने इस कारखाने में काम किया, फिर कुछ टाइम कहीं और काम किया, फिर कुछ और कहीं काम किया। तो इन्होंने अलग अलग जगहों से ना एक्सपीरियंसेस को जुटाया है, अलग अलग जगह के अनुभव लिए। और भाई होता है ना, जो बंदा मेहनत करता है तो कामयाब तो होता है। अगर जीवन में मेहनत करोगे भाई तो सक्सेस मिलती है, ठीक है। इनको सक्सेस थोड़ी ज़्यादा जल्दी मिल गई भाई। 6 साल के अंदर ही बंदा ना अपने काम में एकदम एक्सपर्ट हो गया था। कहा इन्होंने एक नॉर्मल से, एक छोटे से मशीन मैन से काम शुरू किया और बाद में 6 साल के अंदर बेटा एक चीफ इंजीनियर बन जाते हैं यार। भाई इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने, देखो ऐसा है ना, इन 6 सालों के दौरान इन्होंने जहाँ पर भी काम किया वहाँ से इन्होंने एक नहीं कई चीज़ें सीखी। इन्होंने देखा यार कि जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ के जो वर्कर हैं वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर ही नहीं रहे हैं। अब भाई ये इनके मन में चल रहा है कि यार ये वर्कर जब काम कर नहीं रहा है तो ऐसे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो तो घाटे में चले जाएगा, उसका तो नुकसान हो रहा है। अगर ये अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा तो ऐसे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नुकसान हो रहा है। साथ साथ इन्होंने देखा कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई गाइडेंस नहीं दी जाती है। मैनेजर उनको बोलता था कि हाँ भाई तू ये काम कर ले। भाई मैनेजर ने उसको काम बताया तो ये भी तो बताओ कि काम को करना कैसे है, उस काम को अच्छे तरीके से करने के कुछ बताओ ना, कोई टिप्स होनी चाहिए यार जो तुम्हें वर्कर्स के साथ बांटनी चाहिए। किसी काम को बेस्ट तरीके से कैसे करना चाहिए ये मैनेजर को बताना चाहिए वर्कर को, लेकिन भाई मैनेजर कुछ बता ही नहीं रहा है। और जो हमारे वर्कर हैं वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड है नहीं यार। तो देखो ना मैनेजर अपना काम ढंग से निभा रहा है, ना ही वर्कर अपना काम ढंग से निभा पा रहे हैं। तो ये कमियां इन्होंने देखी यार। तो इन्होंने क्या किया भाई कि जो भी मिस्टेक्स किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर हो रही है, किसी फैक्ट्री में हो रही हैं, तो उन सब कमियों को इन्होंने क्या किया कि उनका जो इलाज है, इलाज इनके सॉल्यूशन, देखो प्रॉब्लम अगर इनके पास थी तो ये सॉल्यूशन भी लेके आए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कई सारी किताबें लिखी और उन किताबों में इन्होंने उन सब प्रॉब्लम्स को लिखा और उनके सॉल्यूशंस को भी लिखा। इन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर पूरी एक किताब लिख डाली, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल के ऊपर भाई इन्होंने पूरी अपनी एक किताब लिख डाली, ठीक है। और जो मिस्टेक्स किसी फैक्ट्री में होती हैं कि भैया तुम वर्कर को काम दे रहे हो और वर्कर से काम पूरा हो नहीं पा रहा है, तो उसका इलाज क्या है। तो इन्होंने बताया कि देख भाई तुम अगर वर्कर को काम दे रहे हो ना तो काम को ना बांट दो, पूरा काम एक ही बंदे को मत दो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, अलग अलग लोगों को काम दो। इससे बिजनेस में पक्का फायदा जरूर होगा। एक बंदे को भैया एक टाइम पर एक काम दो, ये नहीं कि हाँ तुमने ये भी उसको दे दिया, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया। ऐसे में भैया जो वर्कर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। अच्छा जो काम हो रहा है भैया उसका टाइम टू टाइम क्वालिटी चेक कराओ, इंस्पेक्शन कराओ, या कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अच्छा जो हमारे वर्कर हैं उनको प्रॉपर मोटिवेशन दो, टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो यार। ये सब चीज़ें भाई हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने बताई। तो देखो ऐसा है ना, इन्होंने क्या किया, देखो जो डिफरेंट किताबें इन्होंने लिखी है उसमें बिजनेस इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो भी काम होते हैं
उनको कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, ये इन्होंने बेटा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। और इस वजह से मेरे दोस्तों इनको बोला क्या जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने 1909 में अपनी एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इस किताब में इन्होंने मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल्स को लिखा। और साइंटिफिक इसलिए बोल रहे हैं भाई कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि एक्सपीरियंस ले लिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने कई सारे यूनिट, जैसे एक काम है उसको 2 लोगों के पास दिया, फिर उसी काम को 3 अलग से लोगों के पास दिया, और उसी काम को 5 अलग से लोगों के पास दिया, और एक काम को, सेम काम को इन्होंने एक अलग से वर्कर के पास भी दे दिया। तो हुआ क्या, अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि भैया ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट हमें कहाँ पर मिल रहा है, काम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हमें बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, या पूरा एक कंप्लीट काम एक बंदे को देकर हमें बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने ना यार कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बेटा इन्होंने कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए, और इसलिए बेटा क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो कौन है भाई, वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, भाई याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगर फादर पूछे जाएं तो आप फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का भैया नाम ले सकते हैं यार, ठीक है। अब देखो मैंने बताया ना भाई, जो इंसान कामयाब होता है तो बातें उनकी सुनी जाती हैं यार। अब देखो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो देखो मैनेजमेंट की इन्होंने परिभाषा भी दी। परिभाषा जो बेटा इन्होंने दी है, इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट होता है ना, इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट men to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। भैया अंग्रेजी बहुत ही सिंपल सी है, समझ गए होंगे आप लोग। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है कि प्रबंध यह है जानने की कला है भैया, आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती भाई, कला है। अब वो जो कला है वो प्रैक्टिस कर करके सुधरती है भाई, तो ठीक है। प्रबंध यह है जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हो, तुम अपने वर्कर से एक्चुअल में चाह क्या रहे हो भाई, ठीक है। ये जानना भी हर एक मैनेजर के बस की बात नहीं भाई, ठीक है। जो जान गया वो बढ़िया मैनेजर है। तो बच्चों तुम अपने व्यक्तियों से, अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हो, पहले तो तुम्हें भैया ये मालूम होना चाहिए। जब ये क्लियर हो जाए कि तुम्हारे गोल क्या है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके बाद यह देखना है कि इसे सर्वोत्तम यानी बेस्ट, मितव्यतापूर्ण यानी इफेक्टिव इकोनॉमिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग What you want men to do, भैया तुम दूसरे व्यक्तियों से, अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हो, then seeing that they do it in the best and the cheapest way, ठीक है। जब तुमको ये पता चल चुका है कि वर्कर से करवाना क्या है, तो फिर तुम ये भी देखो कि भैया अब वो बेस्ट तरीके से कैसे हो सकता है और चीपेस्ट तरीके से कैसे हो सकता है। यानी कि ये बता रहे हैं यार कि जो मैनेजर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो वर्कर से काम करवाए, और वर्कर अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को भैया रेक्टिफाई भी करवाए, उसको तरीका बताए कि हाँ भाई तो क्या मिस्टेक कर रहा है, ये मिस्टेक कैसे दूर हो सकती है, किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करने का क्या मेथड हो सकता है, बेस्ट वे में करने का क्या मेथड हो सकता है, ये मैनेजर की जिम्मेदारी है वर्कर को बताना। सही बात है। तो भैया तुम हर चीज़ के लिए ऐसे वर्कर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, कुछ जिम्मेदारियां मैनेजर की हैं भाई। तो ये है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की। अब देखो यहाँ पर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, वो क्या चाहते हैं कि जो भी काम हो वो चीपेस्ट वे में हो, इकोनॉमिकल वे में हो, एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो। तो मेरे दोस्तों ये जो इनकी डेफिनेशन है इसको नाम दिया जाता है प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन, प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन, या फिर एफिशिएंसी डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं। एफिशिएंसी डेफिनेशन किसने दी भाई, आप ऐसे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का नाम यहाँ पे ले सकते हैं भैया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भैया इसी चीज पे मेन फोकस किया है कि जो भी प्रोडक्शन हम करें वो बेस्ट वे में होना चाहिए और चीपेस्ट वे में होना चाहिए, और मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो बताए अपने वर्कर्स को कि भैया कैसे किसी काम को बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। कामयाब बिजनेस स्कॉलर्स की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बाद हेनरी फ्योल का भी नाम आता है दोस्तों। हेनरी फ्योल 1841 से लेके 1925 तक का बेटा इनका जीवन काल था, और इस जीवन काल में बेटा इन्होंने भी बिजनेस की फील्ड में अपना काफ़ी योगदान दिया, और इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो आज के टाइम में भी मैनेजर्स को बहुत ही ज़्यादा गाइड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव करने में। दोस्तों मैं कहता हूँ ना, कोई कामयाब होता है तभी आपकी बातों को सुनने वाले होते हैं। तो भाई ये भी जब हम हेनरी फ्योल की बात करते हैं बेटा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट थे। इन्होंने भी दोस्तों, इनको भी एक
माइनिंग फर्म थी, एक माइनिंग कॉर्पोरेशन था जिसका मैनेजर इनको बनाया गया था। और माइनिंग फर्म में कह सकता हूँ कि एक लॉस मेकिंग यूनिट थी जिसमें सालों से लॉस ही लॉस चले जा रहा था यार। मतलब समझ लो कि उस कॉर्पोरेशन के बंद होने के पूरे चांसेस हो चुके थे यार। लेकिन ये समझ लो कि इनके मैनेजर बनने के बाद इन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी डिसीजन लिए जिसने कुछ ही सालों के अंदर उस लॉस मेकिंग माइन को एक प्रॉफिट मेकिंग माइन में कन्वर्ट कर दिया यार। और उसके बाद से दोस्तों इनका नाम तो भैया फिर एकदम चमकना ही था यार, है ना। और जब नाम चमक गया भैया तो इनको सुनने वाले भी होंगे, और जब इनको सुनने वाले हैं भैया तो इन्होंने लिखना भी है और बोलना भी बहुत कुछ है यार, ठीक है। तो देखिए ऐसा है ना, इन्होंने भी कहा कि देखो कोई अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं अगर लॉस में जा रहा है या फिर अगर वो उसमें नुकसान हो रहा है, कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो समझ लो कि उसके अंदर कुछ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। जैसे कुछ गलतियां मैं कह सकता हूँ कि यार तुम किसी वर्कर को काम दे रहे हो तो भैया एक टाइम पर एक बंदा क्यों नहीं काम दे रहा है, तुम तीन तीन चार चार मैनेजर एक की नन्ही सी जान के पीछे क्यों पड़ जा रहे हो यार, ठीक है। तुम किसी को काम दे रहे हो तो उसको भैया अथॉरिटीज क्यों नहीं दे रहे हो, उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल क्यों बना रहे हो चीज़ों के लिए, अथॉरिटीज कौन देगा यार, ठीक है। तुम वर्कर से काम करवाना चाह रहे हो तो भैया तुम उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो ना यार, तुम उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो। अच्छा तुम चाहते हो कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करे तो तुम उसको अच्छा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो यार ऐसी कई सारी चीज़ें बेटा, कई सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हेनरी फ्योल ने अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। तो दोस्तों ऐसा है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके लिए बेटा इन्होंने ज़्यादातर अपने सिद्धांत रखे, और इसलिए इनको बोला जाता है बेटा मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट का फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है मेरे दोस्तों, तो आप कह सकते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। और मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट की जब बेटा हम बात करेंगे तो याद रखिएगा नाम हेनरी फेयोल। देखिए दोस्तों हेनरी फेयोल ने भी देखो मैनेजमेंट की अपनी एक परिभाषा थी, और इन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इन्होंने बोला है भाई कि अगर तुम मैनेजर हो तो तुम्हारे काम को अच्छा मैनेजमेंट, तुम्हारे मैनेजमेंट को अच्छा तब बोला जाएगा जब तुम अच्छी फोरकास्टिंग कर लेते हो। फोरकास्टिंग का मतलब बेटा पूर्वानुमान, आप आने वाली परिस्थितियों का अंदाजा आज ही लगा लो। कल को भैया बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात के चांसेस क्या है भैया, ये फोरकास्ट करना तुम्हें आज ही पड़ेगा, ये तुम्हें आज ही फोरकास्ट करना पड़ेगा। और आने वाले कल की परिस्थितियों के लिए तुम्हें आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइडियोलॉजी होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं यार। व्यवसाय को लेकर उनकी क्या नीतियां हैं आप नहीं कह सकते भाई, है ना। तो कल को क्या नीतियां होंगी आपको उसका अंदाजा आज ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपने रतन टाटा का नैनो प्लांट वाला एग्जांपल याद शायद आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में रतन टाटा अपना नैनो का प्लांट लगाना चाह रहे थे, लेकिन भैया वहाँ की जो मजदूर थे उन्होंने वहाँ के जो लोग थे यार उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आएगी, हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। और वहाँ की जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी लोगों का साथ दिया। तो फिर रतन टाटा ने मजबूरी में क्या किया, वहाँ से अपना प्लांट उठाया और सीधा लेके चले गए गुजरात। और गुजरात में भैया मोदी जी से कहते कि भैया हमको जगह दे दो, और मोदी जी ने भाई उनको जगह भी दिला दी और वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से वेस्ट बंगाल की जब बात की जाती है ना तो वहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज नहीं है यार, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। तो ये कारण भी है कि वहाँ पे बेरोजगारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप एक चीज़ समझे होंगे कि भैया जो लेफ्ट पार्टी है उनकी जो बिजनेस पॉलिसीज है वो अपनी डिफरेंट है, इंडस्ट्री से रिलेटेड उनकी जो पॉलिसीज है वो डिफरेंट है, और ऐसी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी भी पॉलिसीज डिफरेंट है यार। तो ऐसा है ना, कल को देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी ये चीज़ आपको फोरकास्ट करनी जरूरी है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं दोस्तों। अच्छा ये तो हो गई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। ऐसे सोच सकते हैं कि बेटा आज देश में टेक्नोलॉजी कुछ और है, कल को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें फोरकास्टिंग करनी पड़ेंगी, आपको कल को आने वाले चैलेंजेस के लिए आज ही तैयार होना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो फोरकास्ट करना बेटा एक मैनेजर की जिम्मेदारी है, प्लानिंग करना एक मैनेजर की जिम्मेदारी। दोस्तों क्या ऑब्जेक्टिव आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं, क्या गोल आप लोगों ने अपने लिए सेट कर रखे हैं, उन गोल को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उनको अचीव करने के लिए दोस्तों आपको आज ही योजना बनानी पड़ेगी। और योजना जब आप बना लेते हो तो उस योजना के अनुसार ही दोस्तों आप अपना पूरा कार्यक्रम चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है दोस्तों, जब हम किसी एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर
एक नहीं, अनेकों डिपार्टमेंट होते हैं यार। फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है भाई, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है। अब इन डिपार्टमेंट्स में लोगों को हायर करना है, उसमें उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करनी है, उनकी अथॉरिटीज़ को सुनिश्चित करना है कि भैया किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने का काम भैया ये सब ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये किसको करना है भाई? ये मैनेजर को करना है भैया। मैनेजर ने अपने वर्कर्स को कमांड देने, उनको आदेश देना है, और आदेश इस प्रकार से देना है भैया कि वर्कर मोटिवेटेड होकर काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। मैनेजर को कोऑर्डिनेशन बिठाना भैया, इतने सारे डिपार्टमेंट तुमने बना दिए हैं, उनके बीच में समन्वय भी तो होना चाहिए ना, आपस में कोई तालमेल भी तो होना चाहिए दोस्तों। और लास्ट में आप लोगों ने कंट्रोल भी करना है। यहाँ पर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो भी टारगेट आप लोगों ने खुद के लिए सेट किया था, क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। मैं चाहता था कि इस साल की सेल 2 लाख हो, लेकिन सेल 1.5 लाख ही हो पाई। 50,000 का डिफरेंस क्यों आया भाई? उस डिफरेंस के कारण आपको जानने पड़ेंगे, और उन कारणों को बेटा उनका निवारण भी आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, उनके सॉल्यूशन भी आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे भाई। तो कंट्रोलिंग भी चाहिए भाई। तो दोस्तों, हेनरी फ्योल कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। प्रबंधन करने से आशय है कि पूर्वानुमान करना है, योजना बनानी है, संगठन करना है, आदेश देना है, समन्वय करना है, और साथ साथ नियंत्रण भी करना है। मेरे दोस्तों, ये सब काम अगर आप कर रहे हो तो भैया आप एक अच्छे मैनेजर हो। दोस्तों, इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में लिख सकते हैं हेनरी फ्योल का नाम कोट करके। और दोस्तों, ये तो बात हुई मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट के फादर की, ठीक है। अगर सिर्फ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोला जाए, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो दोस्तों यहां पर नाम आता है पीटर एफ ड्रकर का। 1909 से लेकर 2005 तक दोस्तों ये इनका जीवन काल है, और इस जीवन काल में मेरे दोस्तों इनके द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया है। सर, आप कहेंगे कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आप यहाँ कह रहे हो और मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट बेटा आप यहाँ कह रहे हो, तो देखिए ऐसे है ना, हेनरी फ्योल ने भी योगदान दिया है, लेकिन इनके योगदान से बेटा इनका योगदान कहीं ज़्यादा है यार। आप ये कह सकते हैं कि जो पीटर एफ ड्रकर है, ये एक ऐसा बंदा है भैया, दूरदर्शी सोच रखने वाला बंदा है यार। जिस जमाने में लोग सिर्फ कमोडिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे, ये बंदा रिसर्च कर रहा है अपनी कि इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर। लोग कमोडिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल बिहेवियर की रिसर्च कर रहा है भैया, कि भैया लोग विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भैया बात कर रही है प्रॉफिट की, ये बंदा बात कर रहा है एथिक्स की, ये बंदा बात कर रहा है मोरल की। तो देखो इस तरह की चीज़ें जो हैं पीटर एफ ड्रकर के द्वारा कही गई हैं। ये कहते हैं कि यार तुम ना अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन लेके आओ, तुम नई चीज़ें लेके आओ, नई टेक्निक्स लेके आओ। तुम लोग मार्केटिंग पे फोकस करो यार। पहले जो मार्केटिंग का मतलब क्या होता था कि कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट ना कस्टमर के पास चेप दो, उसको बेच दो भाई, जैसे तैसे करके। लेकिन इन्होंने क्या बोला, भैया मार्केटिंग को थोड़ा इंप्रूव करो यार। तुम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक ही क्यों सीमित हो भाई? तुमने प्रोडक्ट बेच दिया, क्या उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। तो दोस्तों, ऐसे पीटर एफ ड्रकर ने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और कई अच्छे अच्छे सिद्धांत बेटा इनके द्वारा दिए गए। तो दोस्तों, इनको बोल दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हालांकि कई लोग हेनरी फ्योल को ही फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, तो बट दोस्तों इनका भी नाम भाई आ रहा है यार। पीटर एफ ड्रकर सर्च करोगे भैया गूगल पे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो इन्होंने भी क्या बोला, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, अपनी किताब दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने मैनेजमेंट की एक परिभाषा दी है, और उसमें ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन। भैया बहुउद्देशीय अंग है, बहुउद्देशीय अंग, एक ऐसा अंग, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जिसका एक नहीं अनेकों उद्देश्य हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या होता है दोस्तों, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है दोस्तों। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पर्पस क्या है भैया, मल्टी है, दैट मैनेज अ बिजनेस। भैया तुम्हारा काम क्या है, तुम बिजनेस को मैनेज करो। भैया मैनेजमेंट का और काम क्या है, तुम मैनेजर्स को मैनेज करो। तुम्हारा और क्या काम है, तुम वर्कर्स को मैनेज करो और साथ साथ वर्क को भी मैनेज करो। मेरे दोस्तों ऐसा है ना, हमारे जो ये जो हेनरी फ्योल है दोस्तों, इन्होंने बेसिकली जो फोकस किया वो किस चीज़ पे फोकस किया है,
इन्होंने कहा कि भैया मैनेजर को ही करना है जो करना है, ऑर्गेनाइजेशन भी करना है, कंट्रोल भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, कमांड भी करना है। इनकी ये जो डेफिनेशन है इसको फंक्शनल डेफिनेशन भी कह सकते हैं यार, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो पीटर एफ ड्रकर हैं ये भी क्या कहते हैं कि भैया मैनेजर का ही काम है भैया सब कुछ, बिजनेस को मैनेज करना, बाकी मैनेजर्स को मैनेज करना, वर्कर्स को मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना। अच्छा फिर आप बोलोगे सर मैनेजर को कैसे मैनेज कर रहा है? तो देखिए ऐसा होता है ना, हमारा जो बिजनेस होता है यार, सबसे ऊपर मालिक आते हैं, फिर उसके नीचे उनके सबऑर्डिनेट आते हैं, फिर उनके नीचे भी सबऑर्डिनेट आते हैं। यहाँ पर भी कुछ मैनेजर होंगे, यहाँ पर भी कुछ मैनेजर होंगे, यहाँ पर भी कुछ मैनेजर होंगे। इन मैनेजर का काम है इनको आदेश देना, इन मैनेजर का काम है इनको आदेश देना। तो दोस्तों मैनेजर जो है वो मैनेजर को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन दी है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा कि भैया जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, वो व्यवसाय का तो प्रबंधन करता ही है, प्रबंधकों का भी प्रबंधन करता है, श्रमिकों का प्रबंधन करता है और काम का भी प्रबंधन करता है। तो दोस्तों ये परिभाषा दी गई है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं और इनके नाम को क्योट करके बेटा आप एग्जाम में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। दोस्तों ये हो जाता है। तो उसके बाद देखो एक हेरोल्ड कोन्स के नाम से भी एक बिजनेस स्कॉलर के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है और बच्चों को ये याद करनी ज़्यादा ईजी लगती है बेटा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा है। कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कह रहे दूसरों से काम करवाना हर किसी की बात नहीं है, कह रहे ये भी एक कला है, ठीक है, और जो इसके अंदर ये कला है वो एक बढ़िया मैनेजर है। अच्छा काम दूसरों से करवाना है, किससे करवाना है भाई? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। देखो जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है फॉर्मल, दूसरा हो सकता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है ना वो अपने आप ही बन जाता है। सेल्स की टीम में भैया कोई बंदा है और प्रोडक्शन की यूनिट में भैया कोई बंदी है, ठीक है, आपस में बातचीत होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना है ये फॉर्मली नहीं बना है भाई, ये इनफॉर्मली बन गया है, ठीक है। ऑफिस में भैया अलग अलग डिपार्टमेंट के 4-5 बंदे मिलकर भैया काम कर रहे हैं, तो ये फॉर्मली नहीं बना है भाई, इनफॉर्मली बना है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया फॉर्मली जो ग्रुप बना है भैया किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ मिलकर भैया हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है मेरे दोस्तों। कहता है कि प्रबंधन दूसरों के माध्यम से काम करवाने की क्या है बेटा? एक कला है। अच्छा दूसरों के माध्यम से और औपचारिक रूप से संगठित समूहों में काम करवाना है भैया। फॉर्मली जिन ग्रुप्स को बेटा हम लोगों ने बनाया है उनके साथ मिलकर बेटा हम लोगों ने उनसे हम लोगों ने काम करवाना है दोस्तों। तो ये क्या है भाई? ये डेफिनेशन बेटा हेरोल्ड कोन्स के द्वारा दी गई है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। साथ साथ मेरे दोस्तों आपकी जो बुक है आर के सिंगला, उसमें भी एक डेफिनेशन बेटा मैंने देखी जो याद करनी ज़्यादा इजी है। कहता है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अच्छा बगल में आप बेटा फोटो देख सकते हैं, जेफ बेजोस की फोटो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनके बारे में बेटा आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंदा कौन है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा भाई, वीडियो लंबी होगी। तो देखिए क्या कहता है मैनेजमेंट क्या है। अच्छा ये फोटो मैंने यहाँ पर इसलिए लगा दी है क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली हो रहा था, इन्होंने ये डेफिनेशन नहीं दी है भाई, ठीक है ना, इनका इस डेफिनेशन को देने में कोई रोल नहीं है। ओके तो क्या कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। प्रोसेस की जब हम बात करते हैं ना तो प्रोसेस में एक नहीं अनेकों एक्टिविटीज होती हैं। क्या क्या एक्टिविटीज हैं? यहाँ पे कुछ फंक्शंस की बात कर रहा है भाई, कुछ फंक्शंस की यहाँ पर बात कर रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। करीब 5 फंक्शन कर लो, तुम प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कर लो भैया, तुम स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग कर लो, कंट्रोलिंग कर लो, ये 5 चीज़ें तुम करो भाई, ठीक है। और इन 5 चीज़ों को भी करना है जिससे कि हमारा वर्क क्या हो जाए? वर्क डन, टू गेट द वर्क डन। काम कंप्लीट चाहिए भैया, और काम ये नहीं कि कंप्लीट बस दुनिया भर का खर्चा करवा दिया और फिर काम कंप्लीट कर रहे हो, नहीं, कह रहा है एफिशिएंट तरीके से काम करना है और इफेक्टिव तरीके से काम करना है। एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करने का मतलब क्या है कि काम कंप्लीट कर देना है और खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव तरीके से काम करने का मतलब काम कंप्लीट हो जाए, जो भी काम हमें दिया गया था, जो भी काम हमने वर्कर को दिया था वो काम वो हमें पूरा करके दे दें, ठीक है। और एफिशिएंटली का मतलब होता है भाई कि खर्चा ज़्यादा ना लगे भैया, टाइम ज़्यादा मत लगाना, ठीक है ना, जल्दी काम खत्म करो और सीधा अपने दूसरे काम पे लग जाओ फिर, ठीक है। पैसा ज़्यादा मत लगाना भाई यार, ठीक है। ये क्या है? एफिशिएंटली दोस्तों। तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमने वर्क डन करवाना है और हमने इन 5 चीज़ों को भैया कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस
टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो दोस्तों आप चाहो तो इस डेफिनेशन को भी आप लोग याद रख सकते हो यार। अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ लक्षण है बेटा इसके, उन लक्षणों को हम जानना चाहते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं क्या है भाई। देखो आसान सी चीज़ है, पॉइंट पढ़कर ही बेटा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यार। देखिए क्या कहता है, मैनेजमेंट जो होता है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भैया एक चीज़ होती है गोल और एक होता है ऑब्जेक्टिव। जब हम गोल की बात करते हैं ना तो गोल है एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई। इस साल के एंड तक मेरे को ना अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। अब होंगे कि नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मैं एफर्ट तो लगाऊंगा ना। मैं छोटे छोटे टारगेट सेट करूंगा कि हाँ भाई इस महीने के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, फिर अगले महीने के एंड तक 2 लाख चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट मैं सेट करूंगा, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, मुझे स्टाफिंग करनी पड़ेगी, मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा, मुझे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। बेटा ये 5 चीज़ें बेटा मेरे को करनी पड़ेंगी। और ये 5 फंक्शन मैं कह रहा हूँ, ये 5 फंक्शन बेटा सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाओ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चले जाओ, कमर्शियल बिजनेस की बात कर लो, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, हर जगह भाई ये चलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपके घर में भी बेटा जो मैनेजमेंट होता है ना तो वहाँ पर भी प्रॉपर प्लानिंग होती है यार, ठीक है ना। मम्मी पापा के द्वारा डिसाइड होता है कि हाँ भाई ठीक है, इस बच्चे को ट्यूशन लगाना है कि नहीं लगाना है, केबल का बिल देना है कि नहीं देना है, अभी घर का जो लैंडलाइन है उसका रिचार्ज करवाना है कि नहीं करवाना है। तो इस तरह की चीज़ें प्रॉपर प्लान की जाती हैं यार, ठीक है। तो देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बेटा, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकिंग टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव बेटा आपका है उनको अगर अचीव करना है बेटा तो उसमें मैनेजमेंट आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो भाई अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर पाओगे, मैनेजमेंट खराब होगा तो नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। दूसरी बेटा दूसरे कैरेक्टर की, दूसरे फीचर की जब हम बात करते हैं भाई तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बच्चों मैंने इसमें आपको बताया कि मैनेजमेंट ना हर जगह होता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं यार। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर भी भैया मैनेजमेंट जरूर आएगा, आपके घर में मैनेजमेंट आएगा भैया, देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ, किसी भी यूनिट में चले जाओ यार, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो ही रहा है भाई, मैनेजमेंट हर जगह चल रहा है यार, ठीक है। और मैनेजमेंट दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल है बेटा। मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है भाई कि देखो मैनेजमेंट जो होता है आपको काम का भी मैनेजमेंट करना है, आपको यहाँ पर लोगों का भी मैनेजमेंट करना है, और यहाँ पर बेटा जो ऑपरेशंस हो रहे हैं बेटा उनका भी आप लोगों को यहाँ पे मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों जब भी हम मल्टी डायमेंशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, इन 3 चीजों को दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर हमेशा मेंशन करना है यार। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट पे। मैनेजमेंट जो है दोस्तों, मैनेजमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई। मैंने बताया कि मैनेजमेंट हर जगह होता है, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट हर टाइम होता है। मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरे माइंड में बस एक चीज़ चल रही है कि भैया मैंने इस वीडियो को 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। चीज़ दिमाग में चली जा रही है तो भाई मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अच्छे से प्लानिंग कर रही है कि किस पॉइंट को मेरे को बोलना है, किस पॉइंट पे कम टाइम लगाना है, किस पॉइंट पे ज़्यादा टाइम लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बेटा मैं अपना पूरा वर्क कर रहा हूँ, ताकि भैया जो मैंने टारगेट सेट किया कि हाँ वीडियो बने 1 घंटे से ज़्यादा की ना बने। तो दोस्तों ये क्या है, मैनेजमेंट हर जगह चल रहा है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा, आपके एग्जाम अगले साल हो रहे हैं, लेकिन अभी आपने छोटे छोटे टारगेट सेट करे कि हाँ इस वीक में मेरे को बिजनेस स्टडीज़ का ये एक पूरी यूनिट खत्म करनी है, फिर मेरे को अकाउंटेंसी के इस सब्जेक्ट पे इतना काम कंप्लीट करना है। आपने प्रॉपर बेटा तरीका बना रखा है यार कि हाँ पूरी प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी है, और उसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोग काम भी किए जा रहे हो यार। तो मैनेजमेंट क्या बेटा एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी मेरे दोस्तों। भैया टॉप लेवल के जो लोग हैं, टॉप लेवल के जो हमारे मालिक हैं भैया, जो हमारे मैनेजर्स हैं, ये इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। और ये लोग जो वर्कर्स हैं यार उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इनके द्वारा वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये लगातार सुपरवाइज कर रहे हैं कि भैया काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कोई गड़बड़ हो रही थी तो दोबारा से उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा ये इनको सुपरवाइज कर रहे हैं कि हाँ भैया जो काम इनको दिया था क्या उस काम को ये लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग इन पे नजर रखे हुए हैं भैया कि जो तुम लोगों को हमने टारगेट सेट करके दिया था तुम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो भैया लगातार चल रही भाई प्रोसेस, लगातार प्लानिंग लगातार चले जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन लगातार चले जा रहा है, स्टाफिंग भी चलती रहेगी भैया। एक
एक बंदा गया दूसरा आएगा, ठीक है। डायरेक्शन लगातार, कहीं मिस्टेक हो रही है भाई तुरंत उसको डायरेक्शन दो, उसको आदेश दो कि हाँ भाई तू यहाँ मिस्टेक कर रहा है, इसको ठीक कर। कंट्रोलिंग लगातार चल रही है, लगातार चल रही है दोस्तों। तो ये है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या कहता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो यार ज़्यादा इस पे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। ठीक है, इसके बारे में यार मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है भैया। एक नहीं अनेकों लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है और मिलजुल कर भैया काम किया जा रहा है, ग्रुप एक्टिविटी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है इट इज इंटेंजिबल फोर्स। भैया मैनेजमेंट जो है ना दिखेगा नहीं आपको, ऐसे दिखता नहीं है, उसको आप फील कर सकते हो यार। मैंने स्टार्टिंग में आपको फोटो दिखाई थी कि एक जगह घर पूरा गंदा था, दूसरी जगह घर एकदम साफ सुथरा था, तो वहाँ पर आपने फील किया कि भैया कहाँ का मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एक कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है, उनका प्रॉफिट, उनका टर्नओवर काफ़ी अच्छा है, और एक कंपनी भैया एक सेम कंपनी सिमिलर कंपनी, ठीक है, उनका टर्नओवर काफ़ी कम है, सेल्स काफ़ी कम है उनकी यार। ठीक है, तो समझ आओ मैनेजमेंट किसका बढ़िया हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो दोस्तों हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो, लेकिन मीनिंग समझ जाओ भाई कि हाँ ये जो है इंटेंजिबल फोर्स है कोई। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, डायनेमिक फंक्शन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट है यार वो कहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं जो डायनेमिक है। लगातार भैया हमारे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों को भी बदलना है यार। आज टेक्नोलॉजी कुछ और है, कल को कुछ और आ सकती है यार। जिस टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं वो कल को भैया ऑब्सोलीट हो सकती है, तो उसको उठा के दूसरी लानी पड़ेगी, और हमें आज ही अपने वर्कर्स को उस नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना पड़ेगा यार, है ना। तो दोस्तों क्या कहते हैं, इट इज ए डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है दोस्तों, हमें आने वाले फ्यूचर के लिए आज ही तैयारी पहले से करनी पड़ती है। हमने अपने वर्कर्स को चेंज के लिए तैयार करना है, हमें खुद को होने वाले चेंजेस के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा। डायनेमिक होता है, इंटेंजिबल फोर्स है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और ऑल परवेसिव है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे भैया तो फायदे में रहेंगे, और ये अगर हो जाता है दोस्तों तो इसके बाद हम चलेंगे। अच्छा जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से जरा इसको समझना। ये आप देख सकते हैं TVS ने बेटा अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी TVS इंटेलिगो के नाम से अपनी एक स्कूटी लॉन्च करी, जिसमें कि इनकी एक टेक्नोलॉजी है स्टॉप गो टेक्नोलॉजी। अब इनकी स्कूटी में जैसी ये टेक्नोलॉजी आई भाई, अब देखो ये तो एक प्रकार से भैया इनका प्लस पॉइंट मिल गया भैया कि इनकी स्कूटी में एक नया फीचर आ गया है। ठीक है, तो जैसी भी इनकी यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिली तो वैसे ही मेरे दोस्तों मोटो हीरो को अपने भी बेटा खुद को तैयार कर लिया यार। ये भी अपनी सभी बाइक्स में इस टॉप को टेक्नोलॉजी को लिया यार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनको मालूम था कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नई चीज़ें हमारे राइवल्स अपने पास लेके आ रहे हैं वो चीज़ें, वो प्लस पॉइंट हमारे पास भी होने चाहिए यार, वरना हम लोग पीछे छूट जाएंगे। तो बेटा हीरो मोटो को अपने वही किया यार, जो टेक्नोलॉजी इनके पास थी सेम टेक्नोलॉजी बेटा ये भी अपने पास लेके आ गए। तो देखो ये कैसे पॉसिबल है, ये लोग तैयार थे, ये लोग प्रॉपर बेटा एस्टिमेशन कर रहे थे, फोरकास्टिंग कर रहे थे, और पूरे जो एनवायरनमेंट है उस पर एक नज़र रखे हुए थे कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है यार। तो दोस्तों ये सब काम मैनेजमेंट का है, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट देखेगा कि भैया दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं और कौन सी चीज़ें हमको प्रभावित कर सकती हैं, और हम उन चीज़ों के लिए कितना तैयार हैं यार। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब दोस्तों इसमें एक टर्म आया था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, अभी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का क्या मीनिंग है भाई। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो भी वर्क हम करें ना वो वर्क कंप्लीट हो जाए। मैं वर्कर को कहता हूँ कि भाई मुझे जो है अपने बिजनेस के लिए 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, अब कहीं से फाइनेंस जुटाओ। ठीक है, तो हमारा जो मैनेजर है वो 10 करोड़ नहीं जुटा पाता, वो 8 करोड़ का 1 करोड़ का अरेंजमेंट तो कर लेता है पर 10 करोड़ का नहीं कर पाता। तो आप क्या बोलेंगे भैया इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव तब होता जब 10 करोड़ का हमने उसको बोला कि भाई तू 10 करोड़ बिजनेस के लिए कहीं से जुटा, और हमारा जो मैनेजर है भैया उसको जुटा भी ले, फाइनेंस मैनेजर जो है 10 करोड़ का इंतजाम कर भी ले। ठीक है, तो वो क्या है भाई, वो इफेक्टिव है। हम कहते हैं अपने सेल्स मैनेजर को कि भैया इस बार हमारी जो है
1 लाख यूनिट्स की सेल होनी चाहिए, बट सेल हो पाती है 50,000 की, तो भैया इफेक्टिव नहीं है। हमने बोला 1 लाख यूनिट की सेल होनी चाहिए और भाई सेल करके दे देता है मैनेजर हमको, तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव है। तो वैसे ही बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई जो भी काम हो रहा है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, खर्चा ज़्यादा नहीं आना चाहिए भैया, हमारा टाइम उस पर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बच्चों। टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम ज़्यादा लेने का मतलब खर्चा ज़्यादा लगना, ठीक है, पैसा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है। चीपेस्ट तरीके से हम किसी टास्क को करें तो वो क्या है बेटा, वो एफिशिएंट होना है, ठीक है। देखते हैं बेटा यहाँ पे एफिशिएंसी मीन्स, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है भाई, डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, while effectiveness means completing the task correctly। तो मेरे दोस्तों इफेक्टिवनेस का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया कि टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए वो भी करेक्टली, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी टास्क हम कर रहे हैं उसको हम करेक्टली करें वो भी मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है दोस्तों। अब देखो although efficiency and effectiveness are different but they are interrelated। भैया दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं भैया, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एक मैनेजमेंट के लिए बेटा इफेक्टिव होना भी जरूरी है और एफिशिएंट होना भी जरूरी है। जो टास्क, जो गोल्स जो हम लोग बेटा जो हमारे लिए सेट किए जाएं उनको हम अचीव कर पाएं, ठीक है, और जिनको अगर हम अचीव करें भी तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करें। जैसे बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई ठीक है, हमने अपने मैनेजर को कहा था कि भैया तुम कहीं से 10 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर दो बिजनेस के लिए, हम भैया एक्सपेंशन चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई ने 10 करोड़ का अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है, लेकिन जहां से भी उसने पैसे जुटाए हैं ना वहां पर भैया हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो 12% पड़ रही है, वो 12% पड़ रही है। जबकि एक दूसरा भी सोर्स था 10 करोड़ रुपए जुटाने का, 10 करोड़ रुपए जुटाने का एक दूसरा भी सोर्स था, जबकि वहां पे जो कॉस्ट थी ना वो 8% थी। तो देखो हमारा मैनेजर पैसे यहाँ से लेकर आता है भाई, पैसे यहाँ से लेकर आ रहा है, ठीक है, पैसे तुम वहां से दिला रहे हो, क्यों दिला रहे हो भैया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या जो तुमने पैसे वहां से लिए हैं। मार्केट में दूसरी जगह से भाई पैसे तुमको 8% में जब मिल सकते हैं तो तुम वहां से क्यों ले रहे हो। तो भाई यहाँ पर मैनेजर ने गलत किया भाई, तुमने काम पूरा तो कर दिया लेकिन तुमने कंपनी का खर्चा 4% का लॉस करवा दिया भाई, तो ये नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे कि जो हमारा मैनेजर है वो इफेक्टिव तो है पर वो एफिशिएंट नहीं है मेरे दोस्तों, वो एफिशिएंट नहीं है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया हमने अपने मैनेजर को कहा कि 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, हम बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैनेजर जो है 10 करोड़ तो नहीं जुटा पाता लेकिन 6 करोड़ रुपए बेटा वो जुटा लेता है, और जहां से भी जुटाता है बेटा वहां पे जो कॉस्ट पड़ रही है वो 8% है बेटा, 8%। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एफिशिएंट तो है, एफिशिएंट तो है, बट भाई ये बंदा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है भाई, तेरे को बोला था 10 करोड़ लेके आ, तो लेकर कितने आ रहा है, 6 करोड़ रुपए लेकर आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बंदा इफेक्टिव नहीं है बट एफिशिएंट है। तो दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट हो वो इफेक्टिव के साथ साथ वो एफिशिएंट भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल मैंने यहां पे दे रखा है कि अ बिजनेस प्रोड्यूसेस टारगेटेड 1000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। भैया प्रोडक्शन के पास जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको हमने टारगेट दे रखा था कि 1000 यूनिट बनाओ, उन्होंने बना दिया पर बनाने में बेटा जो खर्चा जो आया है ना वो ज़्यादा आया है। तो तुम क्या बोलोगे, इफेक्टिव हो पर भाई एफिशिएंट नहीं हो। देयरफॉर इफ द बिजनेस हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट देन इट हैज़ टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स विद इन कॉस्ट। भैया कम खर्चे में आपको 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना, तब तुमको इफेक्टिव भी बोलेंगे और तब तुमको हम एफिशिएंट भी बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए इफेक्टिवनेस में एफिशिएंसी में अगर बात की जाए बेटा डिफरेंस की, तो देखो मीनिंग आप लोग समझ चुके हो कि भैया कंप्लीट करना है टास्क। एफिशिएंसी में क्या होता है, डूइंग द टास्क करेक्टली इन मिनिमम कॉस्ट। भैया यहाँ पे टास्क अगर कंप्लीट हो जाता है तो भैया तुम इफेक्टिव हो, लेकिन मैं कहता हूँ टास्क अगर कंप्लीट नहीं भी हो रहा है लेकिन जितना टास्क तुमने किया है भैया उसको कम खर्चे में किया है तो भाई तुम क्या हो, एफिशिएंट हो। ठीक है भैया यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भैया यहाँ पर हम एंड रिजल्ट को
अचीव कर लेना चाहते हैं, जो भी हमें टारगेट दिया गया था ना बस वो अचीव हो जाए, बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है यार। और यहाँ पर हमारे मेन जो फोकस है बेटा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। टाइम भी कम लगे, एफर्ट्स भी हमारे कम लगे भाई, तभी तो कॉस्ट मिनिमम होगी यार। अच्छा, मेन कंसिडरेशन यहाँ पर क्या है भैया, टाइम है भैया। जो टाइम हमको दिया गया है उस टाइम में बेटा हम लोगों ने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हमारा मेन कंसिडरेशन क्या है, वो है कॉस्ट, कि भैया जो भी टास्क हम कर रहे हैं वो कम खर्चे में हो जाए। इस चीज़ को दोस्तों आप लोगों ने रखना है ध्यान। देखिए ये आप देख सकते हैं, जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, स्पीड हमारी ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो टाइम कम लगेगा, क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए यार। इफेक्टिवनेस की बात करें दोस्तों, इफेक्टिवनेस का मतलब जो भी टारगेट दिया गया भैया उसको हम अचीव कर पा रहे हैं, आउटपुट को, अचीविंग द इंटेंडेड रिजल्ट्स। याद रखिएगा भाई, इस चीज़ को भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अब बात कर रहे हैं भाई ऑब्जेक्टिव्स की, तो चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। दोस्तों ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई सारे क्वेश्चन बेटा इससे बन सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, देखिए जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 मेन ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों को याद रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखिए जो चीज़ें हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। समाज से बेटा हम बहुत कुछ ले रहे हैं, समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति भी बेटा हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं यार, वो क्या है बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। देखिएगा बात करेंगे अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बेटा तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। भैया सर्वाइवल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। भैया जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में कुछ खर्चा आता है यार। मैं आप लोगों के लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ तो भाई यहाँ पर भी बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे कैमरा लगाना पड़ रहा है, मुझे लाइट लगानी पड़ रही है, मुझे डिजिटल स्क्रीन लगानी पड़ रही है, मुझे ये माइक यूज़ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस सब के लिए कुछ खर्चा तो लगा है, तो क्या मैं इस खर्चे को रिकवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा खर्चा ही रिकवर नहीं होगा यार तो मेरा बिजनेस कहाँ से ग्रो कर पाएगा यार। तो दोस्तों मेरे सर्वाइवल के लिए बेटा, सर्वाइवल के लिए मेरे दोस्तों मुझे अपने कॉस्ट को रिकवर करना जरूरी है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना रेवेन्यू जरूर हो कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ, अपने खर्चे को बेटा रिकवर कर पाऊँ। दूसरा प्रॉफिट मेरे दोस्तों, टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। देखो कॉस्ट को कवर करना बेटा वो तो मैंने आपको बताया। अब जरा ये समझिए कि मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में बेटा मैंने बहुत सारा रिस्क लिया है यार, तो उस रिस्क के लिए बेटा रिटर्न मिलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बैंक में पैसे देते हो, पैसे जमा कराते हो तो आप उनसे इंटरेस्ट लेते हो, आप किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो तो आप उससे इंटरेस्ट लेते हो। ऐसे दोस्तों आपने भी अपने बिजनेस में पैसा लगाया है और पता नहीं वो बिजनेस जो है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क बेटा आप लोगों ने लिया है। तो रिवॉर्ड के तौर पर बेटा आप लोगों को रिटर्न मिलना जरूरी है, किस रूप में, प्रॉफिट के रूप में। ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर आप कल को बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे दोस्तों आपको क्या चाहिए, टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बेटा आप लोगों को ग्रोथ चाहिए, तो बेटा आप लोगों के पास रेवेन्यू अच्छा खासा होना चाहिए, आप लोगों के पास प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए मेरे दोस्तों, तभी आप ग्रोथ भी कर पाओगे मेरे दोस्तों। इस चीज़ को दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है। देख सकते हैं बेटा यहाँ पे ग्रोथ देखो धीरे धीरे हो रही है, पैसा जितना ज़्यादा बढ़ रहा है ग्रोथ बेटा उतनी आपकी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिनको आप लोगों ने याद रखना है यार, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां बेटा, क्या जिम्मेदारी है हमारी, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है भैया। समाज में हम रोजगार सृजन करें, लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कराएं, भैया ये एक बिजनेस की जिम्मेदारी है। जिन लोगों से तुम पैसा ले रहे हो यार, प्रॉफिट मुनाफा कमा रहे हो, तो उन लोगों को कुछ रिटर्न में क्या दोगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी बेटा कि आप उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाओ, ठीक है। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। दोस्तों आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप ना हमारे पर्यावरण का बिल्कुल भी कोई उसको हानि ना पहुंचाओ, बिल्कुल भी बेटा पर्यावरण प्रदूषण हमारा नहीं होना चाहिए यार। ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड,
भैया जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वहाँ के आसपास के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है यार। आप बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमा रहे हो तो भैया ठीक है ना, आप वहाँ के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बना दो, बीमार लोगों के लिए एक आसपास कोई हॉस्पिटल बना दो। इतना करोड़ों में बेटा आप पैसा कमा रहे हो तो कुछ लाख कुछ करोड़ लगाकर आप स्कूल कॉलेज इस तरह की चीज़ें वहाँ पर खोल सकते हो यार। और यहाँ पर बेटा रतन टाटा की फोटो बेटा आप देख पा रहे हैं, ये उनकी जवानी की है, ये उनकी बुढ़ापे की है। अब इनकी फोटो बेटा मैंने क्यों लगाई है वो आपको मालूम है यार। इनसे बड़ा दानवीर बेटा का मतलब काफ़ी दानवीर है यार, ठीक है ना। अब जितनी रिस्पेक्ट, काफ़ी रिस्पेक्ट इनके लिए यार, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है यार, ठीक है। कई सारे हॉस्पिटल इनके चल रहे हैं, कई सारे स्कूल्स इनके चल रहे हैं, ठीक है। और कोविड के टाइम पे भी यार करोड़ों का दान इन्होंने किया ही है और अभी भी अब कुछ ना कुछ सेवाएं ये लगातार दे ही रहे हैं, तो इनके लिए पूरी इज्जत है। और बाकी फोटो बेटा हमने इसलिए इनकी यहाँ पे लगा रखी है। हालांकि ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे और बिजनेसमैन हैं जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पूर्ण रिस्पेक्ट है यार, ठीक है। किसान अगर खेतों में कुछ उगा रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है और ये लोग भी बेटा हम लोगों को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं यार, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है यार। देश को आगे बढ़ाने में इनकी भी बहुत ही विशेष भूमिका है। तो नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप ये समझ लीजिए कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इन सब एम्प्लॉयज़ के प्रति भी हमारे मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी क्या है कि भैया इनको सैलरी सही दो, उनके काम के अनुसार उनको सैलरी मिलनी चाहिए, जिसकी जैसी पोस्ट उसके अनुसार उसको सैलरी दो यार। जब सैलरी आप अच्छी दोगे भाई हमारे एम्प्लॉय को, तो भैया होगा क्या, वो बंदा ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है। हो सकता है कि भैया हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को मान लो सैलरी मिल रही है 50,000, ठीक है, और किसी दूसरे प्रतियोगी किसी राइवल ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल के एम्प्लॉय को भैया सैलरी मिल रही है 60,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ का बंदा ना हमेशा यही सोचता रहेगा कि यार वहाँ सैलरी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पर कम मिल रही है, तो भैया मैं काम बढ़िया क्यों करूँ। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं भैया, कंपेटिटिव सैलरी भैया हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। उनको ऐसा ना लगे कि भैया हमको कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है, उचित सैलरी मिलनी चाहिए यार, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ और भी पर्क्स अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो, ठीक है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस आप लोगों ने देख रखा होगा, कुछ को रहने के लिए घर दे दिया जाता है अगर अच्छी लेवल का बंदा है तो इस तरह की चीज़ अगर तुम दे सकते हो तो एम्प्लॉयज़ को खुश रखो यार, ठीक है। अच्छा, सोशल रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपने देखो ऐसा है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, जितने एम्प्लॉई हैं यार, सबके साथ तमीज़ से बात करो, प्यार से बात करो यार, बढ़िया रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। जब रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे तो हाँ, वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके अंदर भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ ये हमको अपना मानते हैं, तो हम इस बिजनेस, इस कंपनी को भी, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी हम अपना माने। एम्प्लॉय के अंदर ये फील आएगा, ठीक है। अच्छा, सोशल रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं ना, तो दोस्तों ऐसा है ना, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके काम को सराहो। जो एम्प्लॉय बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है भैया, उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कह सकते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह से बेटा कुछ ना कुछ उसको किताब दो यार, ताकि उनका भी ना मोराल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, मोराल थोड़ा बढ़े, उनका मोटिवेशन आए बेटा उनके अंदर। तो इस तरह से ना उन लोगों के अंदर भी देखो अच्छे तरीके से और काम करने का मन करता है यार। तो एक रिकॉग्निशन उन लोगों को मिलना चाहिए, उनके काम को सराहा जाना चाहिए। अब देखो दो एम्प्लॉई हैं, पहला एम्प्लॉई है, दूसरा एम्प्लॉई है, ठीक है ना। एक कामचोर है और दूसरा बहुत मेहनती है। पहला बंदा कामचोर है, बस क्रेडिट लेने के लिए आता है, अब दूसरा बहुत मेहनत कर रहा है यार। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भैया वो जो सही काम कर रहा है उसको ढूंढें, ठीक है, और जो सही काम कर रहा है उसको कोई बढ़िया तरीके से बेटा उसको इनाम भी दें यार। किसी भी तरीके से उसको बेटा इनाम दिया जा सकता है, ठीक है भाई। पूरे टीम के सामने बुला लिया और उसके लिए तालियां बजवा दी कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो इससे होगा क्या, बाकी भी जो एम्प्लॉई हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार, जब इसके लिए तालियां ऐसे बज सकती तो हमारे लिए क्यों नहीं बज सकती हैं यार, ठीक है। जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको बाहर घूमने के लिए भेज दो, किसी विदेश के किसी दौरे पर उनको भेज दो कि हाँ जाइए तुम मजे करके आओ, थाईलैंड में घूम के आओ जरा 10-15 दिन, है ना। तो इस तरह का बेटा एक सोशल रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए भाई लोग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या है, देखिए हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रेनिंग के लिए बेटा, उनके डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को समय समय पर कुछ ना कुछ इवेंट्स, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलवाते रहने चाहिए यार। भाई एम्प्लॉयज़ को भी लगना चाहिए ना कि भैया उसके पास जो भी स्किल्स थी, कुछ नया भी सीखने को उस बंदे को मिला है,
बंदा अगर नया सीखना चाह रहा है तो उसको सीखने दो भाई, उससे उसका ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएगा, अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएगा। कब? अगर आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हो और उसके अंदर कुछ नई स्किल्स भी ला रहे हो भैया, उसको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दो, जिस काम को किया जा रहा है उस काम को करने के नई तरीके उसको बताओ यार, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं भाई, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा अधिक मोटिवेटेड होकर काम किया करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। अपने एम्प्लॉयज़ को एक बढ़िया साफ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। अगर वही अगर कोई फैक्ट्री है तो भैया वहाँ पर ऐसी चीज़ें मशीनें ऐसे इस तरह से रखी जाएँ कि किसी भी एम्प्लॉय का कोई नुकसान ना हो भाई, शारीरिक रूप से कोई नुकसान ना हो, मानसिक रूप से भाई एम्प्लॉयज़ को परेशान मत करो यार, मेंटली टॉर्चर भैया अपने एम्प्लॉयज़ को मत करो, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड ऑफ वर्क भैया उन लोगों को मत दो यार, ठीक है ना। थोड़ी सी एक आध दिन की छुट्टियाँ भी दे दो, तो एक बढ़िया एनवायरनमेंट भैया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड कराओ भाई, ठीक है। सेफ वर्किंग कंडीशन मैंने आपको बता दिया और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। हमने यहाँ पे देख लिया सोशल ऑब्जेक्टिव, हमने देख लिया पर्सनल ऑब्जेक्टिव और हम लोगों ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को भाई लोग ध्यान रखिएगा। देन एक लास्ट पॉइंट बेटा इस चैप्टर का रह गया है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो यार जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी कि अचीविंग ग्रुप गोल्स, भाई ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? तो कारण दो कि अगर हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंक्रीज एफिशिएंसी, भाई हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनकी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ना, तो बढ़िया मैनेजमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाता है भाई। अच्छा, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, भैया हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को चेंज के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए मोटिवेट करता है कि भैया कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, तैयार रहो भैया, कल को आने वाले खतरे के लिए आपको तैयार रहना है। सर हमारा ये जो मैनेजमेंट है वही एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है भाई। अच्छा, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पा रहे हैं भैया, ऐसे आप लिख सकते हो सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हमारा मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी मदद करता है यार। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, देखो नेक्स्ट पॉइंट ही वही है, नेक्स्ट पॉइंट ही वो है यार। तो दोस्तों ये हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा अगर आप लोगों ने अब तक इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखा है। बिजनेस स्टडीज़ दोस्तों ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का रिस्पांस कैसे आएगा, लेकिन जो भी है आपको वीडियो कैसे लगी बच्चों, आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना भाई, ठीक है। और जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं यार, इंस्टाग्राम पे भाई मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, पोस्ट वगैरह कम करता हूँ, लेकिन हाँ मैसेजेस आप लोगों के मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे भैया जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं भैया, ये मेरी ID है, ठीक है, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, इस पे मेरा पेज है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप लोग जुड़ सकते हैं अनुराग चौहान मैथ्स के नाम से। ये जो पूरी PDF फाइल है बेटा, ये आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। कोई दिक्कत लगती है तो भाई कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी लेके आऊँगा भाई, लेकिन उसमें भाई मेरे को आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो तब आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगी यार। तो चलिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।